So, within this biological factors and criminal behavior, today we are going to discuss about the physique of person and the crime, physical characteristic of a person and the relationship of its with the criminal conduct. Okay. Now, यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं, like the major principle of biological theory is the brain is the organ of mind and the locus of personality. The basic determinants of human behavior are constitutionally or genetically based. Observed gender and racial differences in rates and types of criminality may be at least partially the result of biological differences between the sexes and or between racially distinct groups. Okay. हमारे पास जितने भी हमारे पास जो कोर मोटर ऑर्गन है बॉडी के इंक्लूडिंग ब्रेन, ये सब जेनेटिकली डिटरमाइन होता है. इट इज अ जेनेटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व. ओके. और उसका और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक जेनेटिकली बेस्ड जो हमारी बॉडी है उसका एक ताल्लुक बनता है. इससे जब देखें हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिनके सिम्टम हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं. ओके. उन बीमारियों के सिम्टम हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं इस सेंस में, उन बीमारियों के सिम्टम की शक्ल में या सिवियरिटी की शक्ल में. ठीक है. उनमें आप देखें पोलियो इज अ डिजीज दैट may result in a the disability, intellectual disability result in certain physical features. Okay. skin rashes, certain biological issues. Okay. उसी तरीके से जो क्राइम के बारे में कहा गया है कि जो हमारी कंडक्ट है पर्टिकुलर जो क्रिमिनल कंडक्ट है उसका और हमारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं या जो मैकेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है उनका भी आपस में एक ताल्लुक बनता है. और the basic determinants of human body may be passed from generation to generation. Much of human conduct is fundamentally rooted in instinctive behavioral responses, characteristic of biological organisms everywhere. The interplay between heredity, biology, and the social environment provide the nexus for any realistic consideration of crime causation. Okay. अब यहाँ से देखिए, आपको अगर आप गौर करें तो ये पता पड़ा है कि जो बेसिक डिटरमाइन करता है हमारे कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को, वो जनरेशन टू जनरेशन पास भी होता है. जो सोशल पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो 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 हमारा फोकस था वो ये नहीं था कि क्राइम जेनेटिकली डिटरमाइन हो सकता है, बल्कि सोशली डिटरमाइन हो सकता था थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग और थ्रू द लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन. लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस बताया गया था. तो उस प्रोसेस से अगर हम गुजरेंगे तो हम बिहेवियर लर्न कर सकते हैं. यहाँ पे बात हो रही है जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स है ह्यूमन बिहेवियर के, डिटरमाइन करते हैं हमारी सोशल कंडक्ट को, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते. मतलब एक अच्छा इंसान के घर अच्छे लोग पैदा होंगे और एक बुरे इंसान के घर में बुरे. मतलब हमारी आदतें, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारा बिहेवियर ये बेसिकली हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये हम उसके मोहताज हैं इसके हमारे अपनी जीन्स या जेनेटिकल मटेरियल के लिए. ठीक है. और ये सब चीजें डिटरमाइन होती हैं हमारी बायोलॉजी में. ओके. जो फिर हमारी हेरिडिटी और हमारे सोशल एनवायरनमेंट से मिलके एक नेक्सस बनाती हैं और जिस पर फिर हम अपनी कंडक्ट करते हैं. मतलब अगर हमें वो सिम्टम हो या वो फैक्टर्स हो या वो डिफेक्ट्स हो और हमें अगर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी मिल जाए क्राइम करने का तो फिर क्राइम करना हमारे लिए बड़ा आसान बन 900 जाता है. 850. ओके. और उसी तरीके से यानी माइक को ऑफ रखें. ओके. इसी तरीके से अगर अगर हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा तो फिर हम उस बायोलॉजी के इशू के बावजूद भी हम क्राइम नहीं करते. ठीक है. तो इस चीज को आप ज्यादा याद रखें. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो साइकोपैथिक फीचर्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो ज्यादा हर साइकोपैथ क्रिमिनल नहीं बनता और हर क्रिमिनल साइकोपैथ भी नहीं होता. लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाता है उन लोगों का क्राइम करने का जो साइकोपैथिक भी हो और जिनको एक एनवायरनमेंट भी मिल जाए जो उनके लिए कंड्यूसिव हो. एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, एक बड़ा कंजेस्टेड एनवायरनमेंट, एक डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक सोसाइटी जहाँ पे लॉ नहीं हो, एक सोसाइटी जहाँ पे इंसाफ नहीं हो, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे उनको तंग किया जाए. तो उन 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 सिचुएशन में उनका पोटेंशियल जो क्राइम का बढ़ जाता है जो चीजों जो जो एनवायरनमेंट उनके लिए कंड्यूसिव होते हैं. लेकिन अगर आप एक साइकोपैथ को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, वर्क प्लेस, एजुकेशनल प्लेस, वर्क होम प्लेस, तो वो वहां भी फिर खामखा कोई
क्राइम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखें, एनवायरनमेंट हर हाल में एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है और वही रोल फिर बायोलॉजी में भी प्ले करता है। ठीक है, अब इसमें बड़ा ब्रीफली मैं इस पर आऊंगा। जो सबसे पहले थ्योरी थी जो फिजिक्स एंड क्राइम को एक्सप्लेन करी थी, वो थी लोम्ब्रोसो की थ्योरी। ठीक है, जिसको अगर आप याद करें, इसको जो 1876 में इसने दी थी, जिसका टाइटल था बॉर्न क्रिमिनल था, जिसमें उन्होंने कुछ खास फीचर की बात की थी, उन फीचर को उसने रिलेट किया था। और सबसे पहले किसी बंदे ने भी अगर बायोलॉजी एंड क्राइम का आपस में ताल्लुक जोड़ा है, तो उसका नाम है सीजर लोम्ब्रोसो। इसी की बिना पे इसको हम क्या कहते हैं, ही वाज फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, बिकॉज इसने क्राइम को क्लासिकली नहीं देखा, इसने क्राइम को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा, जिसको हम पॉजिटिव क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। ओके, अब लोम्ब्रोसो ने क्या किया था, he has measured the bodies of educated different offenders and as well as the military personnel, and he claimed to have found variety of body features predictive of criminal behavior: long arms, large teeth, early lacking loops, lot of body hair, उसमें wrinkles हैं, उसमें ears coming out of their hands हैं, peculiar eyes हैं, too many fingers हैं, misshapen face है। ये सब वो फीचर्स हैं जो जो बेसिकली फिजिकल फीचर्स हैं, जिनको उन्होंने रिलेट किया है हमारी बायोलॉजी के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यू सी द इमेजेस। यस सर। ठीक है, अब ये टिपिकल बॉन्ड क्रिमिनल है लोम्ब्रोसो के, जिनको उन्होंने बॉन्ड क्रिमिनल कहा है, और उनको कहा है कि ये वो थ्रो बैक्स हैं हमारे एंसेस्टर के, जो बेसिकली एनिमल थे। उनकी जीन्स जो है वो एनिमल जीन्स हैं, जिनके बुनियाद पे इनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फेशियल फीचर्स हैं, वो बड़े डिफरेंट और बड़े स्केरी नजर आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये कोई कॉमन आर्म फीचर नहीं है, ये बड़े डिफरेंट, जैसे कान इसके कब बाहर आ रहे हैं, इसके आईज पेक्युलर हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप आगे देखें, ये आप फेस देख सकते हैं, these all faces are quite peculiar. Okay, like peculiar eyes, wrinkles, like chimpanzee like looks. Okay, misshapen facial feature। अगर आप देखें एक नेक नहीं, एक बंदे की, उसके जो अपने जो एक पूरी बॉडी शेप है, दैट्स क्वाइट नॉट कॉमन बॉडी शेप। तो ये ऐसे कुछ इन्होंने क्या वो फोटोग्राफ लिए। हो रही मुझसे है मुझसे फिर 4 अपनी बजे माइक चलेगी। ऑफ रखें, इनको यार कहें माइक ऑफ रखें। सॉरी सर। आप भले बात करें, माइक को तो ऑफ रखें आप। ओके, ये एक बॉन्ड क्रिमिनलिटी के कुछ इमेजेस हैं। these people were born criminals and they were in Italian background. ओके, और ये सारे हैबिचुअल ऑफेंडर थे, इनको इन्होंने फोटोग्राफ किया, जिनकी इन्होंने टॉपसी की, और बाद में इन्होंने अपने बुक ये वो फोटोग्राफ है जो लोम्ब्रोसो ने अपने बुक में इनको में इंक्लूड किया है। So these images are taken from the book of Lombroso, that is a born criminal. अब इसके अलावा एक और अप्रोच हमारे पास है, जो लोम्ब्रोसो के बाद सबसे ज्यादा एक अहम एक अप्रोच समझ आती है। ठीक है, अभी तक किसी की माइक ऑन है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, काइंडली सर भागोमल की है सर। इनको कह दें कि ऑफ कर लें। भागोमल जी प्लीज आप अपना माइक। जी, ओके। तो जो जो सेकंड इम्पोर्टेंट थ्योरीज हमारे पास है, जो फिजिक्स एंड क्राइम के ताल्लुक को एक्सप्लोर करती है, मेजर करती है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज और बॉडी थ्योरीज ऑफ क्राइम और पर्सनैलिटी। अब ये थ्योरी सबसे पहले दी थी विलियम शेल्डन ने। The first theory that has been given by, the title of the person is William Sheldon. William Sheldon कौन थे? He was basically a neurologist, जिसने काम किया है इंसान के डिफरेंट बॉडी टाइप पर, और फिर इन्होंने उसको रिलेट किया है इंसान के बिहेवियर के साथ। ओके, इस थ्योरी को के दो तीन नाम है। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी कह सकते हैं, इसको आप बॉडी थ्योरी भी कह सकते हैं, इसको पर्सनैलिटी थ्योरी भी कह सकते हैं, इसी को आप सोमेटोटाइप भी कह सकते हैं, सोमेटोटाइप। ओके, सोमेटोटाइप एंड क्राइम और सोमेटोटाइप बॉडी थ्योरी। ओके, नाउ विलियम शेल्डन ने he used a body measurement techniques to connect body type with personality and outline 4 basic body types and associated with temperaments and personalities. इसने इंसान इसकी बड़ी आदत होती थी
कि ये इंसानों को बड़े गौर से जज करते थे, ठीक है। एंड ही ट्राई टू मेजर द बॉडीज, ठीक है। तो इन्होंने एक खास सैंपल लिया था, पे इन्होंने नेक्ड बॉडीज, मतलब नेक्ड लोग थे, कम से कम 200 स्टूडेंट थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और 200 जुवेनाइल डेलिक्वेंट से जो इनमेट्स थे जेल में, उनको उनको नेक मेजर किया था विदाउट क्लॉथ, वियरिंग द क्लॉथेस। और फिर उन्होंने एक स्केल बनाया था, उस स्केल के मुताबिक ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इंसान की जो डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं उनका, और इंसान की जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी कुछ ट्रेट्स होते हैं, आदतें होती हैं, कुछ खास किस्म के जो एक आउटलाइन बिहेवियर्स होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। पर्सनैलिटी, मैंने आपको पहले बताया, इज दैट टाइप ऑफ एंटिटी दैट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल वी मूव फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। हम कितना भी कोशिश करें, हम अपने पर्सनैलिटी से बाहर नहीं जा सकते, हम अपने कंफर्ट जोन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एक ऐसा साइलेंट किस्म का मैकेनिज्म है इंसान को चलाने के लिए, एक वो ड्राइविंग सीट है जिसके जो डिफरेंट होते हैं हर किसी की, और जिसमें कुछ बेसिक जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी और बंदे की अलग होगी, पर हम कुछ चीजें हमें कॉमन तो होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम सबकी अलग होगी, और वही चीजें फिर हमें अलग पहचान और आइडेंटिटी देती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन, people classified into three body shapes which correspond with three different personality types. शेल्डन के मुताबिक हमारे पास हमारी तीन मुख्तलिफ किस्म की बॉडी टाइप्स हैं, और फिर उन बॉडी टाइप्स का डायरेक्ट ताल्लुक बनता है हमारी पर्सनैलिटी के साथ। तो he want to say there are three types of body and there are three types of personality, and each body type is directly linked with a personality type. Okay. अब सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉडी टाइप बताई गई है, वो बताई गई है एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फी और एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या है, और एंडोमॉर्फी इज अ टेंडेंसी एंड एंडोमॉर्फिक इज अ पर्सन। तो क्या कहा गया कि एंडोमॉर्फिक आर दोज पर्सन अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप, दे आर फेट एंड सॉफ्ट, ओके, एंड दे टेंड टू बी सोशलेबल एंड रिलैक्स्ड। अब जो इनकी बॉडी टाइप बताई गई है विलियम शेल्डन की तरफ से, इसके मुताबिक एंडोमॉर्फ एक वो बॉडी टाइप है हमारी जिसमें वो लोग जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फैटी, दे आर सॉफ्ट, दे आर राउंडेड, they are velvety, okay, and they have a tendency to put on fat or weight, okay। अब ये उनका फिजिकल फीचर है उनका, एक प्लम्पी, एक बंदा मोटा, एक फैटी बंदा जो इसकी स्किन बड़ी वेलवेटी हो, सॉफ्ट हो, ओके, राउंड फेस हो उसका, बिकॉज अबाउट ऑफ कोर्स दे हैव द मोर फ्लैश, ओके। तो ऐसे बंदे को, ऐसी बॉडी टाइप को उन्होंने क्या कहा है, एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फी, ठीक है। और फिर उन्होंने रिलेट किया है शेल्डन ने इस बॉडी टाइप को एक पर्सनैलिटी टाइप के साथ, उस पर्सनैलिटी का ताल्लुक जोड़ा है एंडोमॉर्फ के साथ। एंडोमॉर्फ की जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, दे आर सोशलेबल, रिलैक्स्ड, comfortable, tolerant, and a joyous person. A person who always enjoy, he want to relax every time, he want to have a leisure time, watching movie, sitting in a dining room, bedroom, uh, eating every time. He love to eat, love to relax, love to sleep. Okay, love to relax, love to crack jokes. Okay. So these are the some personality features of a person who is endomorphic. Okay. So research of William Chandler has proven a typical endomorph, who's a typical endomorph, he's a fatty, soft, and a guy who's extra weight, and his personality makes him soft, sociable, comfortable, relaxed person. Okay. तो हमेशा मजाक करता रहता है, बड़ा अच्छे मूड में रहता है, बुरा नहीं मानता, बड़ा ज्यादा टॉलरेंस लेवल होती है इन लोगों में। आप कितना भी उनको कुछ मजाक भी करेंगे बट वो माइंड नहीं करते,
और ये लोग अकॉर्डिंग टू विलियम सिडन ज्यादा क्राइम नहीं करते, लेकिन कुछ सेक्सुअल क्रिमिनल एक्ट्स में या कुछ इंटरपर्सनल इश्यूज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़े वायलेंट या कोई सीरियस हैबिचुअल क्राइम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक माइनर क्रिमिनल कंडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर फिर मैं बाद में फिर मैं स्लोली ग्रेजुअली फिर मैं बाकी कंसेप्ट को भी देखूं। सर ये फैट एंड सॉफ्ट जो लिखा हुआ है ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है। जी, फैट एंड सॉफ्ट तो फिजिकल फीचर में आ गया ना, अगर ना एक बंदा जो फैटी होगा तो फिजिकल फीचर होगा, सॉफ्ट से मुराद कि उसकी स्किन वेलवेटी होती है, और सॉफ्ट बिकॉज वो फ्लैश ज्यादा उनके पास होता है, तो फ्लैश ज्यादा होगा आपके मसल में, नेचुरली आप सॉफ्ट फील होंगे, ठीक है। तो ये उसका फिजिकल फीचर है। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो सोशलेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जॉयस होते हैं, रिलैक्स सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, जोक्स को क्रैक करना चाहते हैं। और इस पर्सनैलिटी के ये बेसिकली पर्सनैलिटी रिलेटेड होते हैं उनके उस फिजिकल फीचर के साथ बेसिकली। हेलो, जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। मेरा अर्ज ये है कि बायोलॉजिकली अगर सर आप सुन रहे हैं ना? जी जी प्लीज गो ऑन। हेलो, जी जी प्लीज गो ऑन, पूछे। हेलो जी सर, मेरा अर्ज ये है कि अगर बायोलॉजिकल हम देखें तो जो फैटी लोग होते हैं ना सर, तो जी जी उनमें काफी जो ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है, शुगर का मर्ज होता है, जी जी या बीमारी की वजह से वो बहुत ही मकसद है उसे करते हैं। आपने जैसे फरमाया कि विलियम की ये थ्योरी है कि वो रिलैक्स रहते हैं, कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग सर, तो जी जी जो है आई आई डू नॉट एग्री विद दी यानी कि थ्योरी ऑफ जी जी विलियम सर इन व्यू ऑफ द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यस। अब आप देखो इस पे थोड़ा इफ जी जी मैं आ रहा हूँ फोकस उसमें करेंगे तो थोड़ा। हर 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 छुरी के दो पहलू होते हैं, एक उसकी स्ट्रेंथ होती है और एक उसकी वीकनेसेस होती है। हर छुरी, जो भी आप छुरी उठा के देख लें, सोशोलॉजिकल हो, कल्चरल हो, इन्वायरमेंटल हो, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, उसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, और सबसे अच्छी अप्रोच यही होती है कि हम क्रिटिकली इसको पढ़ें। जैसे आपने इसके जो बड़े आम पहलुओं पर रोशनी डाली, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि हम हर अप्रोच को जिसको भी हम पढ़ें उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, उसको बिल्कुल ब्लाइंडली एनालाइज नहीं करें। इससे क्या होगा कि हाँ, हमें उसके स्ट्रेंथ तो पता पड़ेगी, लेकिन उसकी कमजोरियां भी पता पड़ेगी। अब देखिए ना, एक बड़ी अहम बात है कि सर सर हम अगर किसी भी अप्रोच को उससे क्रिटिकल होकर चेक करें तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रिसर्च के बगैर क्रिटिकल हो जाएं तो ये फिर कुछ कुछ नाइंसाफी हो जाती है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा, अभी आप बाकी सर चीजों को देखें, है ना, हम ऑब्जर्वेशनल चीजों को तो असेस करते हैं, मतलब हम हमारे पास एक सबसे जो आम हमारे पास एक जो नॉलेज होती है किसी को भी असेस करने की, वो होती है एजुकेशनल केस या एजुकेशनल सर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो हमें ये बताता है कि सर सोसाइटी में हम उठते बैठे हैं, लोगों से बातचीत किए, देखा देखा है, तो हम अपने उस एजुकेशन तजुर्बे या ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम कुछ जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं कि ये ऐसा है, वे ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिसर्च सर सबसे अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है दुनिया में, सर एकेडमिक्स में सबसे जो इफेक्टिव और जो वैलिड सोर्स होती है नॉलेज को, वो होती है रिसर्च बेस्ड नॉलेज, ठीक है। तो ये जो हजरत सर थे, या जो हजरत थे, या जितने भी लोग थे, ये बड़े रिसर्चर थे। इन्होंने सालों साल फील्ड में जाके एकेडमिक्स को पढ़ के, लिटरेचर रिव्यू करके, और सालों साल इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया, उसको रिलेट किया क्राइम से, ठीक है। तो इनके पास एक्चुअली एक अथेंटिक, एक जो फाइंडिंग्स है वो अथेंटिक इनकी है। अब हम पर डिपेंड करता है हम किसी भी थ्योरी को रिजेक्ट करें या उसको वैलिडेट करें। हमारे पास एक ही तरीकेकार है सर इसको करने का, वो है रिसर्च करके। तो अगर आप सर वाकई इसके बारे में कोई नई चीज लाना चाहते हैं या उसको नई चीज, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक नया सैम्पलिंग स्केल बनाएं और आप फील्ड में जाएं और एक क्वेश्चनर बनाएं और फिर रिसर्च करें, बॉडी मेजर्स करें, और बाद में आके हमें बताएं, ब्रीफ करें कि ये अप्रोच गलत है, ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है तो क्यों ठीक नहीं है। रिसर्च के बगैर जो भी बात हम करेंगे वो बात ठीक भी हो सर सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सही सा हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, लेकिन अदरवाइज इसके ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसके कुछ सोशल इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे 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 अभी सर एंडोमॉर्फ की हम बात कर रहे थे, तो इनकी अपनी उस बॉडी मेकअप के बुनियाद पे ये लेजी हो जाते हैं, कुछ बीमारियों भी इनको लग जाती हैं, कुछ मुश्किलात इनको फेस आती हैं, तो उसके बिना पे ये लोग ज्यादातर ये एक्टिव नहीं रहते, इसकी बुनियाद पे ये फिर ज्यादातर ये क्राइम में इन्वॉल्व कम होते हैं, और उन क्राइम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आसान हो उनके लिए होते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया या कुछ सेक्सुअल इमोरल बिहेवियर हो गए।
लेकिन जो फिजिकल क्राइम कंडक्ट है वो उनके लिए मुश्किल हो जाती है फिजिकली भी। लेकिन इनको सर बेसिकली सर शेल्डन ने अलग तरीके से जज किया है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो एंडोमार्फ के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो डोमिनेंट पार्ट होता है इनकी बॉडी पर वो होता है इनका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट इनका होता है विस्किरोटोनिक। विस्किरोटोनिक एक इंसान की जो बॉडी टाइप होती है, हमें इंसान की जो जी बॉडी सर ट्यूब होते हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं। ओके, उसमें एक इनर लेयर होता है, वो होता है आपका एंडोमार्फ। फिर मिडिल लेयर होता है वो मेसोमार्फ। आउटर लेयर होता है वो होता है एंडोमार्फ। ये 3 बेसिकली जो नाम है ये इंसान के 3 बॉडी ट्यूब्स के लेयर्स हैं। जो इंटरनल सर लेयर होता है बायोलॉजी के मुताबिक वो होता है हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, मादा हमारा। जो सेकंड लेयर होता है हमारा मेसोमार्फ, वो होता है हमारे मसल्स और हमारा बोन्स। ठीक है। जो थर्ड लेयर होता है सर सर एक्टोमार्फ, वो होता है हमारा स्किन। ठीक है। तो जो लोग बचपन से जिनका एंडोमार्फिक होते हैं, जो बचपन से ही प्लम्पी होते हैं पैदाइश के साथ, वो इसलिए होते हैं कि उनका जो सबसे जो इंटरनल लेयर होता है स्टमक वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। मतलब आप सुना होगा मेटाबॉलिज्म रेट, सुना होगा आपने मेटाबॉलिज्म हमारा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि कुछ लोग लोग जल्द मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, मतलब वो जो खाते हैं वो जल्दी जी जी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जैसे वो डिसॉल्व हो जाता है उनको फिर भूख लग जाती है। जी ठीक सर है। वो इसलिए उनके साथ होता है कि उनका जो इंटरनल लेयर होता है स्टमक वो बड़ा एक्टिवेट होता है बाकी लोगों से। तो वो लोग क्या होते हैं, दे आर एंडोमार्फिक सर बेसिकली। ठीक है। तो जब वो ज्यादा सर खाएंगे तो ज्यादा वेट उनका होगा। और पर्सनैलिटी उनकी क्या होगी जो उन्होंने बायोलॉजिकली बताई हमें। ये पर्सनैलिटी सर उन्होंने सर चिल्ड्रन ने बायोलॉजिकली बताई कि ये लोग ज्यादातर रिलैक्स होते हैं, जॉयस मूड में होते हैं, क्राइम से अवॉइड करते हैं, बुरा नहीं मानते। तो ये क्राइम कम वो से थोड़ा कम सुस्त करते हैं। होते हैं, मतलब है सुस्त होते सुस्त हैं जी हाँ। लेजी होते हैं। जी जी। तो जी इस जी बना पे वो क्राइम को प्लान भी नहीं कर पाते और क्राइम कर भी नहीं पाते। अब बाकी दो सही को सही आप देख सही लें, फिर आखिर में फिर देखेंगे कि आखिर में क्या एनालिसिस बनता है। सर ओके, टाइम देयर अबाउट डिस्कनेक्शन होने वाली है, ये फ्यू सेकंड्स अवे, तो प्लीज ज्वाइन